अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे नेशनलिटी कैंसिल होने के बाद प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स के बारे में, जो कि काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं इस पे कि अगर हम पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल करवा देते हैं तो उसके बाद हमारी जो विरासती प्रॉपर्टी है या हम नई प्रॉपर्टी हमने कभी खरीदी है या फ्यूचर में खरीदना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या कानून कहता है, उसका हल क्या है, इस पे बात करेंगे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो लोगों के हुए हैं जिन्होंने कैंसिल करवाने के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को कन्वर्ट करवाया है, उसके बारे में आपको अहम इंफॉर्मेशन से आगाह करूंगा। उसके बाद स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद का एक बड़ा मसला जो कि अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद यूरोपीय यूनियन का अक्टूबर से एक नया निज़ाम जिसके बारे में होशियार रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा लोग जो एक अहम एक्टिविटी कर रहे थे उनकी ये एक्टिविटी बंद हो जाएगी और उनको जो है वो मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है अगर उन्होंने फिर भी यही तरीकाकार अपनाया जिसके बारे में मैं अभी आगाह करूंगा, जो नए कानून के बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद 100% फ्री लाइसेंस, जो कि आपको लाजमी तौर पे इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हुकूमत की नई स्कीम है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। नंबर 1 लिंक जो है वो यूरोपीय यूनियन के जो अक्टूबर में नया निज़ाम आ रहा है उसका लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, और 100% फ्री लाइसेंस के बारे में जो अपडेट है उसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक भी किया करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि नेशनलिटी कैंसिल होने के बाद प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स वगैरह का क्या हाल है, किस तरह से अगर आपने नया ओपन करना बैंक अकाउंट क्या ओपन हो जाता है। जो आपकी पुरानी प्रॉपर्टी है, विरासती है या कभी आपने पहले खरीदी है जब आपके पास आईडी कार्ड था, यानी कि ओवरसीज आईडी कार्ड था, या अब आप खरीदना चाहते हैं पुक कार्ड के बाद, तो क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल। जो पुक कार्ड है, जो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है, इसका मेन मकसद यही था वो लोग जो जिस मुल्क में आबाद हैं, जिनकी पाकिस्तान के साथ डुअल नेशनलिटी नहीं है लेकिन वो पाकिस्तानी है और वहां पे वो नेशनलिटी लेना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को तो वो 100% तो छोड़ नहीं सकते, तो उनके लिए ये पुक कार्ड जो है वो निकाला गया था। इसकी काफी ज्यादा फैसिलिटीज हैं। चंद एक फैसिलिटीज के अलावा इसमें आप वोट नहीं डाल सकते। कुछ ऐसी एक्टिविटीज है, पहले मैंने इस पे स्पेशल वीडियो बनाई है कि आप पुक कार्ड लेने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, पुक कार्ड के बाद क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या नहीं कर सकते, उस पर भी मैं आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो लाजमी तौर पे उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल आपने ये जहन में रखना है, जो बहुत ज्यादा दोस्त कमेंट कर रहे हैं उसके बारे में, कि आपको बिल्कुल भी ये जहन में रखते हुए परेशान नहीं होना कि आप पुक कार्ड लेंगे तो उसके बाद जो है आपको प्रॉपर्टी का मसला बन सकता है, या आपको बैंक अकाउंट ओपन करने का मसला बन सकता है, या आपकी जो आने वाले वक्त में कोई प्लानिंग है कि आप वहां पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं ना, उनके लिए मसला बन सकता है। बल्कि पुक कार्ड पे अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे आपको टैक्स में जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगी। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो तमाम फैसिलिटीज हैं वो आप अवेल कर सकेंगे। इस वजह से इसके बारे में तो आपने परेशान नहीं होना। अब बात है कि प्रॉपर्टी को आपने किस तरह से करवाना है। यहाँ पे मसला सिर्फ एक है, जो आपने उस तरीके को अपनाना है जिसमें थोड़ी सी आपको काविश करनी पड़ेगी। इसके लिए आप कोई वकील भी हायर कर सकते हैं। वहां पे अगर आपका कोई रिलेटिव है जो जरा ज्यादा कचहरी निज़ाम को या इस तरह जानता है प्रॉपर्टी के, वो आपकी हेल्प कर सकता है। उसमें ये करना पड़ेगा कि जब आपको पुक कार्ड मिल जाएगा उस पे जो नया नंबर इशू होगा उस नंबर पे आपने अपना जो जिस एरिया में आप रहते हैं वहां की जो कचहरी है जहां पे तमाम लैंड एंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड होता है, वहां पे आपने जाके पटवारी जो होते हैं, जो कानगो वगैरह होते हैं, तहसीलदार होते हैं, वहां पे आपने अपनी प्रॉपर्टी को पुराने कार्ड से नए कार्ड में कन्वर्ट करवाना है। नादरा एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसपे ये होता है कि पुराना कार्ड आपका ये था, अब नया कार्ड आपको ये मिल चुका है, नई शनाख्त आपकी ये है। उस सर्टिफिकेट की मदद से आप ये तमाम काम कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात वही है कि अगर थोड़ा सा आपको कि वहां पे कानून जानने वाले की हेल्प मिल जाएगी, आपका काम स्पीडी हो जाएगा और आप बेहतर तौर पे कर सकेंगे। अगर आपका कोई जानने वाला इस शोबे में है, लैंड एंड रेवेन्यू में,
वो आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप वहाँ पे आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक बैंक अकाउंट की बात है, कुछ बैंक जो हैं वो शुरू में काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आई थी कि पोक कार्ड पे जो है बैंक अकाउंट ओपन फलां बैंक में नहीं हो रहा, फलां में नहीं हो रहा, लेकिन आप वहाँ पे भी बैंक जो है वो ओपन कर रहे हैं बैंक अकाउंट। तो इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इससे रिलेटेड अगर किसी दोस्त के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ हुआ है, कोई अच्छा हुआ है या खुदा ना खासा बैड हुआ है, तो लाजमी तौर पे नीचे कमेंट में करें ताकि दूसरे दोस्तों को इस पे रहनुमाई मिल सके कि उन्होंने पोक कार्ड लिया तो उन्होंने अपनी ज़मीन को किस तरह से कन्वर्ट किया, उन्होंने बैंक अकाउंट में उनको कोई मसला तो नहीं बना या कोई और सेम ऑफ कार्ड वगैरह लेने में या कोई और चीज़ लेने में। तो इसके बारे में लाजमी तौर पे आगाह करें अगर आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है तो। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद में एक जो बड़ा मसला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है वो है अपॉइंटमेंट का। यानी कि वहाँ पे अगर आपने सीता लेना है तो कभी हम इटली एम्बेसी की बात करते थे कि वहाँ पे अगर आपने फैमिली के डॉक्यूमेंट भी जमा करवाने हैं, वर्क परमिट जमा करवाना है या आपने की और जो है वो डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, तो वहाँ पे अच्छी खासी आपको रिश्वत देना पड़ेगी अपॉइंटमेंट लेने के लिए इटली एम्बेसी के लिए। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वही सिचुएशन जो है वो स्पेन एम्बेसी में भी बनती हुई नजर आ रही है। रिसेंटली इतनी बड़ी रकम मुझे बताई गई कि एक बंदे ने पे की है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए कि मेरा सर चकरा गया कि इतनी बड़ी अमाउंट उसने जो है अपनी फाइल सबमिट करने के लिए जमा करवाई है। अब जमा कहाँ पे करवाई है? अब मसला यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि जो भी ये काम करता है या करवाता है वो जो है वो असल में सामने आके बताना नहीं चाहता। वो चाहता है कि सिर्फ मेरा काम हो जाए और बाकी जो है वो सिचुएशन का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जो जिम्मेदार है वही इसको हल करें। तो मसला यहाँ पे यही आ रहा है कि जो लोग ये कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी रकम दे रहे हैं सीता लेने के लिए, वो सामने नहीं आते, सिर्फ बता रहे हैं ऑफ द स्क्रीन कि हमने इतनी रकम अदा की। ये भी बताते हैं कि कहाँ पे की, कौन से एजेंट माफिया जो टीसीएस की काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, जो टीसीएस के ऑफिस के इर्द गिर्द घूमते हैं, टीसीएस वाले उनको जलील करके बाहर निकालते हैं, वो चेहरे पढ़ लेते हैं, उनको पता चल जाता है मसला क्या है, वो पूछते हैं और कहते हैं कि इतनी रकम लगेगी, हम आपको अपॉइंटमेंट ले देते हैं। तो इस तरह के मामला जो हैं वो चल रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हैं। ये सिचुएशन 50,000, 25,000, 10,000 से चली थी, अब लाखों में पहुंच चुकी है। लाखों में जो है अब अपॉइंटमेंट जो है वहां पे सेल हो रही है। तो इसके बारे में लाजमी तौर पे एम्बेसी को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और मैं बारहा कह चुका हूं कि बहुत ज़्यादा ईमेल्स करनी चाहिए मिनिस्ट्री दी जो यहाँ पे है, जो एक्सटीरियर मिनिस्ट्री है स्पेन की, उसको मेल करनी चाहिए अगर आपको स्पेन एम्बेसी जो है रिस्पॉन्स नहीं देती। मैंने उनका ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें एक मरतबा आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बहुत ज़्यादा तादाद में ईमेल करने के लिए और ये सारी सिचुएशन बताने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर को, तो ये आप गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगी। आप वहाँ पे लिखिएगा एक्सटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ स्पेन, तो वहाँ पे भी उनका तमाम कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आप जो है वो इनको ईमेल्स कर सकते हैं, तभी कोई अच्छी सिचुएशन जो है वो बन सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन अक्टूबर में एक नया निज़ाम लेके आ रही है। तमाम चीज़ें जो है वो सेंट्रलाइज होने जा रही हैं। इन आउट जो यूरोपीय यूनियन में खास तौर पे शेंजन स्टेट में होगा, वो तमाम लोगों का रिकॉर्ड जो है वो सेंट्रलाइज कर देगी। हर मुल्क का अपना अपना रिकॉर्ड नहीं होगा बल्कि सेंट्रलाइज होगा। कहीं भी कोई भी चेक करेगा तो वो उसको बेहतरीन एक्सेस मिलेगी। ये कहाँ पे इंटर हुआ था, किस मुल्क में, अब कहाँ है, कितनी देर का वीज़ा है, ये तमाम चीज़ें जो है उनके इलम में होंगी। अब ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बनेगी जो लोग यहाँ से ओवर स्टे करके वापस आते हैं और किसी और मुल्क के जरिए जो है वो एंट्री मारते हैं। तो उससे क्या होगा कि इनका सेंट्रलाइज डाटा होने की वजह से तमाम वालों को अब पता होगा कि ये बंदा कितना अरसा बाहर रहा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 में खुद भी रीड कर सकते हैं। तो 100% फ्री लाइसेंस करने का जो नया अनाउंसमेंट हुई है, इसके बारे में आपको बताता चलूं कि ये मैड्रिड ने, कम्युनिटी मैड्रिड में जितने एरिया हैं वहाँ पे कहीं पे भी आप रहते हैं, आप 100% फ्री लाइसेंस COD कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल लाइसेंस है, यानी कि कम्यून का और बस का 100% गवर्नमेंट जो है फंडेड करेगी और आप ये लाइसेंस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन दोस्तों ने ये लाइसेंस करने हैं
तो लाजमी तौर पे इससे फ़ायदा उठाएं। और इन लाइसेंस के बारे में ये ज़रूर जहन में रखें कि ना सिर्फ स्पेन, ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है इन शोबों में। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।